हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेकंड। तो फ्रेंड्स, मॉडल पेपर जो फर्स्ट है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेकंड। तो मॉडल पेपर सेकंड के पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक जो भी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का मूल्यांकन करना आपको, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में से देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था। यानी रजिया सुल्तान जो थी उसने किससे विवाह किया, तो आपको नाम बताना है कि रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो पहले चैप्टर में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, इसके कौन कौन से उद्देश्य थे, तो आपको उद्देश्य बताने हैं। भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, तो इसके 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 3rd चैप्टर में से। इन 3rd चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद प्रस्तुति का लेखक कौन था, वह यह किसका दरबारी कवि था। यानी इलाहाबाद प्रस्तुति का जो लेखक था वो कौन था, और ये किसके दरबार में रहता था, यानी किसका दरबारी कवि था। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 2nd चैप्टर में से। ठीक है, तो आप इसको 2nd चैप्टर में से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में राजस्थान में हुए किन्हीं 2 किसान आंदोलनों के नाम बताइए। यानी 20वीं शताब्दी में राजस्थान में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना, यहाँ पे पूछा है राजस्थान में, तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं उनके आपको नाम बताने हैं जो 20वीं शताब्दी में हुए हैं। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में राजस्थान में हुए किन्हीं 2 किसान आंदोलनों के आपको नाम बताने हैं, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 3rd चैप्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कनिष्क के योगदान को संक्षिप्त में समझाइए। यानी कनिष्क के योगदान की संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर में से। यानी फर्स्ट जो चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में से आपको ये मिल जाएगा। तो कनिष्क के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। यानी साइमन कमीशन जब हमारे भारत में आया था तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध क्यों किया, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको 1 नंबर का मिलेगा एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 3rd चैप्टर में से। यानी 3rd चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाएगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता देना। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अलग से लिख सकते हो, ताकि आपके पास एक पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाए। और इस मॉडल पेपर को आप घर पे जरूर सोल्व करना, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिले, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, या किसी का आंसर नहीं मिला हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको इनकी समस्या का समाधान बता सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी लोकतंत्र को हम किस प्रकार से सफल कर सकते हैं, तो इसके सफल संचालन के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों का उल्लेख करना है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 5वें चैप्टर में से। तो 5वें चैप्टर का नाम था लोकतंत्र, तो लोकतंत्र वाले चैप्टर में से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई 2 योग्यता बताइए। यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई भी 2 योग्यता बतानी है। भाई, इसको किस तरह से नियुक्त किया जाएगा, कौन कौन सी उसके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी 2 योग्यता आप बता देना इसमें, और ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 1 नंबर का। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 7वें चैप्टर में से, और 7वें चैप्टर का नाम है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार वाले चैप्टर में से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन है वो है मक्का की फसल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी मक्का की जो फसल है उस मक्के की फसल के बारे में आपको बताना है कि मक्का सर्वाधिक मात्रा में कहाँ कहाँ पैदा होता है, मक्के की फसल के लिए कितना तापमान होना चाहिए,
कैसी इसके लिए मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बताना है, यानी कि संक्षिप्त में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 नंबर का एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 9वें चैप्टर में से, और 9वें चैप्टर का नाम है कृषि। तो कृषि वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इन क्वेश्चनों को आप एक अलग से लिख लीजिए, ताकि एक आपके पास पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाए, और इस मॉडल पेपर को आप जरूर सोल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण व निजीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी वैश्वीकरण और निजीकरण, इनकी आपको परिभाषा बतानी है। यानी वैश्वीकरण किसे कहते हैं और निजीकरण किसे कहते हैं। तो वैश्वीकरण और निजीकरण की आपको परिभाषा देनी है। ये क्वेश्चन जो मिलेगा आपको एग्जाम में 2 नंबर का मिलेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रत्येक 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जो छोटे प्रश्न हैं उन छोटे प्रश्नों का भी अहम रोल होने वाला है, तो आप इन छोटे क्वेश्चनों को भी विशेष रूप से देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण व निजीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी वैश्वीकरण और निजीकरण की आपको परिभाषा बतानी है। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 2 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स वाली बुक्स में से, यानी कि अर्थशास्त्र की जो बुक्स हैं आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। इसके पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। यानी आप कैसे कह सकते हो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक कैसी अर्थव्यवस्था है, अविकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करा है अविकसित की, और एक दे रखा है विकासशील, ठीक है। तो यहाँ पे अविकसित बताना है कि अविकसित अर्थव्यवस्था कैसे है। यानी आप कैसे कह सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। इसके पक्ष में आपको 2 तर्क देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में 2 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 14वें चैप्टर में से। तो जो 14वां चैप्टर है उसमें से आप क्वेश्चन को देख लेना। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर पैदल चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब हम सड़क पर पैदल चलते हैं तो सड़क पर पैदल चलते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ठोस कचरा प्रबंधन के कोई 2 लाभ बताइए। इन ठोस कचरा प्रबंधन के कौन कौन से 2 लाभ हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये दोनों जो क्वेश्चन है 13वां और जो 14वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा वाला, और 14वां जो क्वेश्चन है वो है ठोस कचरा प्रबंधन वाला। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के आएंगे, ठीक है। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन 4 नंबर के हो जाएंगे। तो 19वां जो चैप्टर था वो था सड़क सुरक्षा वाला, और 20वां जो चैप्टर था वो था ठोस कचरा प्रबंधन वाला। तो इन दोनों चैप्टरों में से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग की स्थापना हेतु आप भारत के किन राज्यों का चयन करेंगे। यानी आपको अगर सीमेंट उद्योग लगाना है तो सीमेंट उद्योग लगाने के लिए आप भारतीय कौन कौन से राज्यों का चयन करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सीमेंट उद्योग उन्हीं राज्यों में लगेगा जहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन्हीं राज्यों का हम चयन करेंगे। तो क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग की स्थापना हेतु आप भारतीय कौन कौन से राज्यों का चयन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा एग्जाम में, और इस क्वेश्चन को देख सकते हो आप उद्योगों वाले चैप्टर में से। तो जो उद्योगों वाला चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, उसमें से आप इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो 16वां क्वेश्चन है वो है, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। या जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं और इसको नियंत्रित करने के 2 उपाय बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, पहले आपको इसकी परिभाषा बतानी है, और उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसके आपको 2 उपाय बताने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 12वें चैप्टर से, और 12वें चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। तो आप उसमें से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांडला पतन के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। यानी कांडला पतन के बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जितने भी जो पतन थे 12 महत्वपूर्ण जो पतन थे, यानी कि 6 तो थे पश्चिमी तट पे, और 6 जो तट थे वो कौन से तट पे थे, पूर्वी तट पे। तो जितने भी पतन हैं उन पतनों के बारे में आप पूरी डिटेल्स जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कौन से पतन की, कांडला पतन की। तो कांडला पतन की आपको डिटेल्स बतानी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 13वें चैप्टर से, यानी 13वां जो चैप्टर है आप उसमें से इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वां, जोड़ एवं बावड़ी के बारे में संक्षेप में समझाइए। यानी जोड़ और किसके बारे में, बावड़ी के बारे में आपको संक्षेप में बताना है। थोड़ा बहुत जोड़ के बारे में बताना है, और थोड़ा बहुत किसके बारे में बताना है, बावड़ी के बारे में बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो 8वें चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, गरीबी किसे कहते हैं, वह भारत में गरीबी अधिक होने के कारण बताइए। यानी पहले तो आपको गरीबी की परिभाषा बतानी है, भाई गरीबी कहते किसे हैं, और उसके बाद में भारत में गरीबी अधिक क्यों है, इसके आपको 2 क्या बताने हैं, कारण बताने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में 2 नंबर का,
ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स वाली बुक्स में से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी चोल प्रशासन के बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 11 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर का। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी था, कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का क्या कहा जाता है, अग्रगामी कहा जाता है। तो अग्रगामी क्यों कहा जाता है, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का आएगा, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो सेकेंड चैप्टर में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी गैरीबाल्डी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 4th चैप्टर में से, यानी चौथा जो चैप्टर है उसमें से आप क्वेश्चन को देख लेना। तो अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं बताइए, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपको इसकी 4 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 4 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 5वें चैप्टर से, और 5वें चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र वाले इस चैप्टर में से आपको देख मिल जाएगा, यानी आप वहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली कोई 4 समस्याएं बताइए, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है, तो उन आपको समस्याओं के नाम बताने हैं। तो कोई भी 4 समस्याओं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 4 नंबर का, और इस क्वेश्चन को देख सकते हो इकोनॉमिक्स वाले जो बुक्स हैं आप उसमें से देख लेना। क्वेश्चन अगर नहीं मिले तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं और ये किस प्रकार ऋण प्रदान करने के परंपरागत तरीके से भिन्न है। यानी आपको पहले बताना है स्वयं सहायता समूह होता क्या है, यानी कहते किसे हैं, और ये किस प्रकार ऋण प्रदान करने के परंपरागत जो तरीके हैं उनसे ये अलग होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में 4 नंबर का, और ये क्वेश्चन भी आपको इकोनॉमिक्स वाली बुक्स में से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार 2005 के द्वारा नागरिकों को दिए गए 4 अधिकारों का वर्णन कीजिए। यानी सूचना का जो अधिकार है 2005, तो सूचना का अधिकार जो दिया गया वो कब दिया गया, 2005 में। तो 2005 के तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो क्वेश्चन है सूचना का अधिकार 2005 के द्वारा नागरिकों को दिए गए 4 अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कितने नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 18वें चैप्टर में से, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है प्लासी या बक्सर के युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी कि प्लासी का युद्ध और दूसरा युद्ध कौन सा है, बक्सर का युद्ध। यानी प्लासी का या फिर बक्सर का, दोनों में से एक का बताना है। तो प्लासी या बक्सर के युद्ध के कारणों और परिणामों का क्या करना, आपको वर्णन करना है। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा, और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो 3rd चैप्टर में से। यानी जो 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो आप उस चैप्टर में से इसको देख लेना। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन है प्लासी या बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम दोनों बताने इसमें। यानी कि प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, और युद्ध होने के बाद में उसके क्या क्या परिणाम निकले। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि राज्यसभा की केवल शक्तियाँ बतानी है आपको, और क्या बताने हैं, अधिकार बताने हैं। तो कार्य और शक्तियों के बारे में आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन में गठन नहीं पूछा है, तो आपको गठन का वर्णन नहीं करना है इसमें, केवल आपको बताना है इसके कार्य और शक्तियाँ आपको बतानी है। ठीक है, किसकी, राज्यसभा की। और ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है, 7 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया को समझाइए। यानी राज्य विधानमंडल में जो साधारण विधेयक है वो किस प्रकार से पारित किए जाते हैं उसकी आपको प्रक्रिया समझानी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो 7वें चैप्टर से, और 7वें चैप्टर का नाम है राज्य सरकार। तो आप उसमें से इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका अथवा देखेंगे भाई 29 का अथवा कौन सा है। तो इसका अथवा है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप किन शक्तियों तथा अधिकारों का उपयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 6 नंबर का, और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो 7वें चैप्टर में से। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्वेश्चन है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप किन किन शक्तियों का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। यानी कि भारत के मानचित्र में आपको क्या क्या दर्शाना है, तो वो दर्शाना है
भाखड़ा नांगल, चेन्नई, नागौर, जमशेदपुर और बेंगलुरु। ये आपको 5 चीज़ें दर्शानी है, यानी भाखड़ा नांगल, चेन्नई, नागौर, जमशेदपुर और बेंगलुरु। तो आपको ये चीज़ें आपको बतानी है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, आपका जो मैप आएगा एग्जाम में वो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आपका मानचित्र आएगा। तो आप मानचित्र की अच्छी तरीके से घर पे तैयारी कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए मानचित्र की, तभी आपका मानचित्र तैयार हो पाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इन क्वेश्चनों का अगर वर्णन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको केवल क्वेश्चन बताए हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए या किसी का आंसर नहीं मिले तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना, ताकि मैं आपको इन क्वेश्चनों के बारे में वीडियो बना करके बता सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहिए और आप लगातार हमारे से जुड़ते रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।